सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जम करके देखिए। पहला सवाल है 16 और 20 के लिए थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। मेरे दोस्त, आपको ये बात पता होगा कि जैसे ए और बी दो वैल्यू है और हमें अगर कोई कहे कि ए और बी का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, यानी कि इसका मध्य समानुपात क्या होगा, तो आप यही कहोगे रूट के अंदर ए बी। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे कोई ए बी का थर्ड प्रपोर्शन मांग ले, यानी तीसरा समानुपात मांग ले, तो आप क्या कहोगे? आपको कहना होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है। और मेरे दोस्त, जैसे कि ए बी और सी तीन वैल्यू है और आपसे अगर कोई कह दे कि इसका फोर्थ प्रपोर्शन मांगिए या फोर्थ प्रपोर्शन बताइए, तो क्या करते हैं आप? b इंटू सी अपॉन ए करते हैं। तो इस तरीके से सेकेंड पोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन आप आराम से मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन निकालते हैं। आपको यहां पर क्या चाहिए? आपको चाहिए 16 और 20 का क्या? 16 और 20 का आपको थर्ड प्रपोर्शन चाहिए, तो आप सीधा कह सकते हैं कि 20 गुने 20 और बटे 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, रिजल्ट हमारा 25 होगा। जिनका भी आप में से 25 है आपका सही रहा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने जो बोला था मैं वही कर रहा हूं। ठीक है। अब आपको खामियां निकालना है तो मैं क्या करूं? मैंने जो कहा था मैं वही कर रहा हूं। मैंने कल कहा था मॉक टेस्ट कराऊंगा, मॉक टेस्ट करा रहा हूं। बाकी टॉपिक वाइज में जो दो टॉपिक है मैंने कहा उसको आप लोग को मिलेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप देखना। जैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारा जो भी टॉपिक वाइज क्लास चलता है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो मंडे टू फ्राइडे में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। फिर भी हमने रिकॉर्डिंग कर दिया है। कल आपको 40 क्वेश्चन की मिलेगा 3D। ठीक है। और फिर अलजेब्रा। तो मेरे दोस्त, अलजेब्रा 3D 2 बाकी है, हम उसे करा देंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए। ऑनलाइन भी करा देंगे, लाइव भी करा देंगे, उसमें क्या समस्या है? काहे टेंशन ले रहे हैं? चलो इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुना किया, तो उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? अब कहा गया कि एक संख्या में 5/4 से गुना करो, लेकिन गलती से उसने 4/5 से गुना कर दिया। तो बताइए मेरे दोस्त, रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में क्या होगा, समझिए इसको। तो सबसे पहले वो संख्या कौन है जिसमें 5/4 या 4/5 से गुना किया गया? तो वो संख्या ऐसा मानिए जो 4 और 5 से कट जाए, यानी कि इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर से कटे। तो 4 और 5 से कटने वाली नंबर 20 ही होगी, तो नंबर को 20 मान लीजिए। और अब यहां पर देखिए, जैसा कहा गया वैसा अगर आप करते तो 4 पंचे 20, अब 5 पचे 25 आ जाता, लेकिन आपने गलती किया तो 5 चौको 20, तो 4 चौके 16 आ गया, यानी जहां आना चाहिए 25 वहां आ गया 16। बताइए कितना कम आ गया आंसर? 9 कम आया है। किससे? 25 से। और इंटू 100 कितना रिजल्ट हो जाएगा? 36%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 36%। कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप इसको देख सकते हो, ये क्या है? कहता है एक बैंक एक निश्चित मूलधन की बचत करने पर 2 वर्ष में 8% की रेट से 25,000 रुपए देता है। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर यही पैसा हम 4 साल रहने देंगे तो उसी मूलधन पर वह बैंक हमें कितना ब्याज देगा? अब आप मेरे दोस्त जरा सोच के देखिए। हुआ यूं है कि एक बैंक आपको 2 साल के अंत में क्या दे रही है मेरे दोस्त?
तो एक बैंक आपको 2 साल के अंत में 25,000 रुपए दे रही है, ठीक है। आप चाहते हो कि अगर हम बैंक में 2 साल और रहने देंगे, यानी चौथे साल के अंत में पैसा निकालेंगे, तो क्या पैसा हमें मिलेगा, ठीक है। कह रहा है ना मेरे दोस्त, हाउ मच विल द बैंक गिव on same principal in 4 years at same rate of interest compounded annually। यानी कि आपसे ये ब्याज की बात नहीं कर रहा है, आपसे सीधे कह रहा है कि अगर हम यही पैसा 4 साल रहने देंगे तो बैंक हमें क्या रिटर्न करेगी। तो देखिए ना, 2 साल के अंत में ये रिटर्न कर रही है, बिल्कुल 8% का रेट है, यानी आपका पैसा 2/25 से बढ़ेगा हर साल, यानी 25 से 2 बढ़कर 27। आप कह सकते हैं कि साल के शुरू में 25 जो अंत होते होते 27 हो जाना है। तो मेरे भाई मुझे बताओ, अगर मैं ये 2 साल की चीज को 2 साल और रहने दूंगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल में 2 साल वृद्धि होगी, यानी 2 बार ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो भैया 1 साल अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा पैसा अपने आप का 27/25। 1 साल और अगर कैलकुलेट करते हैं तो फिर से हो जाएगा 27/25। तो ये दूसरे साल के अंत का अमाउंट है। 1 साल करेंगे तीसरे साल का अंत, 1 साल और करेंगे चौथे साल का अंत, और हमें यही कहा गया कि चौथे साल के अंत में क्या मिलेगा। तो आइए 25 से इसको कट कर दीजिए, 1000 हो जाएगा। 25 से इसको देखेंगे तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 40। 27 27 729 और गुणे में 40, यानी आप देख सकते हैं 4 दूनी 8 3 11 28 1 29। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कहीं से आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्त। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर को समझिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक खुदरा व्यापारी 30% तक अपने सामान को चिन्हित करता है और 15% की छूट देता है। उस खुदरा व्यापारी के द्वारा बेचे जाने वाले आइटम की बिक्री मूल्य क्या होगा अगर उसकी कीमत खुदरा व्यापारी के लिए 1000 हुआ होगा। अब सोचो मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से समझना इस चीज को। हुआ क्या है, एक खुदरा व्यापारी ने अपने सामान को 30% तक बढ़ा के एमआरपी बनाया, उस पर 15% की छूट दिया, और उस खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे जाने वाले आइटम की बिक्री मूल्य हमसे पूछा गया अगर उसकी कीमत खुदरा व्यापारी के लिए 1000 रहा होगा। यानी एक खुदरा व्यापारी है जो कोई चीज 1000 में खरीद रहा है, ठीक है। खरीदने के बाद उसको खरीदने के बाद 30% से बढ़ा रहा है, यानी मूल्य 130% कर दे रहा है। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उस पर 15% की छूट, यानी केवल 85% में उसे बेचा गया। तो बताइए सर क्या हो जाएगा इसका प्राइस। 3 0 1 4 0 4 0 4 0 चला गया, 13 5 65, 13 8 104 और 6 हो जाएगा 110, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1105 हो जाएगा। 1105, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हम हाँ बोर्ड चेंज किए थे, मेरा एग्जाम सिटी नहीं दिखा रहा है, ये तो आप एक नई बात कर रहे हैं। अच्छा रुकिए मेरे दोस्त, अभी जैसे ही क्लास कंप्लीट करेंगे ना तो इस पर हम नवीन सर के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या समस्या हुआ होगा इस चीज के लिए, क्या इसका समाधान है। ध्यान दीजिए। अब ये देखिए दोस्त, 10 से 100 के बीच में 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनमें अंकों का क्रम पलटने पर भी वह एक अभाज्य संख्या ही मिलती है। ये देखिए मेरे दोस्त, बड़ा ही बेहतरीन बात कहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 and 100 which remain prime numbers when the order of their digit is reversed। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हमसे ये कहा कि 10 से लेकर 100 के बीच में, 10 से लेकर 100 के बीच में कितनी ऐसी प्राइम नंबर है जिसको उलटने से भी मेरे दोस्त एक प्राइम नंबर ही बनता है। तो आप ही बताइए,
प्राइम नंबर लिखने के तो कोई तरीके नहीं है, मैनुअली ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लीजिए 10 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, मेरे मित्र 37, ध्यान से देखना, ये 41, 43, 47, ओके मेरे दोस्त 53, 59, 61, 67, 71, 73, ध्यान से ये 73, 79, 83 और मेरे दोस्त 89, ठीक है, और हमारा कौन होगा 97। तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर, कोई छूटा तो नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, और 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, बिल्कुल हमने सारा का सारा लिख दिया है। अब मेरे दोस्त क्या करिए, इसमें डिजिट को उलट के देखिए कि डिजिट उलटने से भी प्राइम बनता है क्या। तो देखिए यहां पर अगर आप डिजिट उलटते हैं तो बिल्कुल प्राइम नंबर बनेगा, यहां पर डिजिट उलटते हैं तो ये भी प्राइम बन रहा है। ये मेरे दोस्त हमारा प्राइम नहीं बनेगा, 91 हो जाएगा उलटने से, प्राइम नहीं बनेगा। ये 32 हो जाएगा, नहीं बनेगा। 92 हो जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन ये 13 हो जाएगा, बिल्कुल प्राइम बन जाएगा। यहां पर 73 हो जाएगा, ये भी प्राइम बनेगा। 14 होगा तो प्राइम नहीं बनेगा। 34 होगा, यहां भी नहीं बनेगा। 74 होगा, नहीं बनेगा। 35 होगा, नहीं बनेगा। 95 होगा, नहीं बनेगा। 16 होगा, नहीं बनेगा। यहां पर 76 होगा, नहीं बनेगा। लेकिन इस 17 होगा, ई बन जाएगा। मेरे मित्र ये 37 होगा, ई भी बन जाएगा। यहां पे 97 होगा, ई भी बन जाएगा। लेकिन ये 38 नहीं बनेगा, ये 89 नहीं बनेगा, लेकिन ये 79 ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, और एक मेरे दोस्त हमारे पास 11 है, 11 को भी उल्टेंगे तो एक प्राइम नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो काउंट करके देखिए कितना होता है। 3, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त अब देखो यहां पर एक वर्ड इसमें अगर लिखा होता, बात को थोड़ा समझिए, अगर ये लिखा होता कि 10 से लेकर 100 तक में कितनी ऐसी 2 अंकों वाली संख्या है जिनके डिजिट को उलटने से प्राइम नंबर ही बनेगा, लेकिन डिफरेंट प्राइम नंबर बनेगा। तो जब डिफरेंट वर्ड का इस्तेमाल करता तो इस 11 को इंक्लूड वहां नहीं करते, क्योंकि इसका डिजिट चेंज करने से जो प्राइम बन रहा है वो सेम ही बन रहा है, तो वहां इसको काउंट हम नहीं करते। लेकिन डिफरेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मेरे दोस्त हमने इसको भी काउंट किया है, क्योंकि मतलब हमें सिर्फ इतना है कि डिजिट को एक्सचेंज कर दें तो प्राइम हो जाएगा। क्या होगा उससे तो कोई मतलब नहीं है, बस प्राइम हो जाना चाहिए। तो डिजिट उलट देंगे तो प्राइम हो जाएगा। तो 4 यहां, 5 और 5, 4, 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। ये क्लास डेली चलता है मेरे दोस्त, आप सब लोग रात में 9 बजे हमारे साथ लाइव रहिए। जितने लोग आप लाइव रहेंगे हमारी इफिशियंसी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और काफी आपको मजा आएगा। देखिए ये क्या है, x की पावर y की पावर z, बेहतरीन क्वेश्चन। x की पावर y की पावर z, और मेरे दोस्त इसे 1 कहा गया। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं y की पावर z, उसकी पावर x, मेरे दोस्त इसे 125, ये हमारा 125 है। और तीसरा z की पावर y, इसकी पावर x, ये हमारे पास कितना है, 243 है। x y z, y z x और z y x। ठीक है, z y x। क्या कहा इसके बाद मेरे दोस्त, हमें कहा कि x y z आर नेचुरल नंबर्स। x y z जो है वो नेचुरल नंबर है, तो बताइए सर 9x प्लस 10y माइनस 18z का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा टेक्निकली आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है सोचने के लिए। क्यों, इसको थिंक प्रोसेस से ही आपको बनाना होगा। तनिक सोच के देखिए, x के जगह पर हम क्या रखेंगे कि उसकी पावर कुछ भी दे तो 1 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर सुटेबल वैल्यू तो 1 ही नजर आ रहा है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी देंगे तो 1 हो जाएगा।
फिर हम आपसे ये पूछने जाएंगे कि मेरे दोस्त मुझे ही बताओ y के जगह हम क्या रख दें कि उसकी पावर करने से 125 आ जाए। तो 125 जो है वो 5 की पावर है, यानी y का मान हमें 5 नजर आ रहा है। और फिर मेरे दोस्त हम ये पूछना चाहते हैं कि z के जगह पर क्या रखें। तो आप कहोगे सर ये 243 जो है ना एक्चुअल में 3 की पावर 5 है, यानी z के जगह पर 3 रखा जा सकता है। तो अभी जो दोस्त मेरे ये 3 की 5 पावर था तो 3 रख दिए, ये 5 की क्यूब है तो 5 रख दिए, एक की कुछ भी पावर देंगे तो एक ही आएगा। तो इस तरह से अभी जो हमने गेस किया है उसके अनुसार x का मान 1, y का मान 5 और z का मान 3। लेकिन ये जो हमने गेस किया है ये सटीक तभी बैठेगा जब हर इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो तनिक देखिए मेरे दोस्त क्या होता है, ये 1 y है आपका 5 और z है आपका 3। क्या लगता है मान में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। फिर देखो ये हमारा y है 5, ठीक है, z हमने 3 लिया है और मेरे दोस्त ऊपर में x है तो x देखो आपका 1। तो 5 की पावर 3 उसकी पावर 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो निश्चित तौर पर 125 ही आएगा। ठीक है, जब ये दोनों वेरीफाई हो गया तो ये पक्का वेरीफाई होगा, क्योंकि z का मान आपका 3 है, y का मान आपने 5 लिया है, x का मान आपने 1 लिया है। तो 5 की 1 पावर आपका 5 होगा और 3 की 5 पावर जो होगा वो 243 हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपने देखा कि 1, 5 और 3 इसको वेरीफाई कर दिया है। अब वही चीज हम क्वेश्चन में रख देंगे, x का मान 1, y का मान 5 और मेरे मित्र z का मान 3। तो हो जाएगा 50 और 9 59, 59 माइनस 54, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 होगा। बहुत भाई ने 5 बनाया है, बिल्कुल सही आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जानते हो मेरे दोस्त, इस टाइम पर हमने मॉक टेस्ट कराने का जो निर्णय लिया है ये हिंदुस्तान के तमाम एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आप अगर टीआरई की तैयारी करते हो, आपका कोई दोस्त रेलवे की तैयारी करता है, आपका कोई मित्र सीजीएल मेंस सेंट्रल का तैयारी करता है, सभी को इस क्लास के बारे में आप सजेशन दे सकते हो। हर एग्जामिनेशन में ये रामबाण साबित होगा। आओ मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से यात्रा करता है और सुरेश ए से बी तक 77 की स्पीड से यात्रा करता है। कह रहा है कि उससे रमेश द्वारा लिए गए समय से 3 घंटा कम लगता है। तो बताइए दोनों शहर के बीच की दूरी क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है कि मेरे दोस्त ये हमारा एक शहर है, ठीक है। एक व्यक्ति ने क्या किया, स्थान ए से स्थान बी जाने में जो स्पीड यूज किया वो है 44 और एक दूसरा ने ए से बी जाने में जो स्पीड यूज किया वो है 77। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि दोनों स्पीड के द्वारा लगने वाले टाइम का जो गैप है वो मेरे मित्र 3 घंटा है। याद रखना हमेशा जब दो अलग अलग स्पीड से एक ही डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी तो दोनों ही स्पीड से लगने वाले टाइम का अगर गैप दिया रहेगा तो वैसी स्थिति में डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड और इनटू टाइम गैप। क्या? टाइम गैप। ठीक है, तो 77 और गुने 44 और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 33 और इनटू टाइम गैप है 3 घंटे। आइए मेरे दोस्त सॉल्व कीजिए, इससे ये 11 होगा, 11 सते 77, ये 7 चौके 28 और 2 30 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 308 हो जाएगा। कितना? 308 हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब इनसे मिलिए, ये क्या है? देखिए ये कहता है दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी हमारा 24 सेमी है। यदि दो वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी और 8 सेमी है तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा और त्रियक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई का योगफल क्या होगा। बात समझ रहे हैं आप? यहां पर क्या मामला है? तो मेरे दोस्त एक मामला तो यहां यह है, हमें कहता है कि सम ऑफ द लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है मेरे दोस्त,
देखिए, आपको पता है कि जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मामला आएगा, जब मेरे दोस्त ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मामला आएगा, तो वैसी स्थिति में ध्यान रखना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस के अंतर का स्क्वायर, ठीक है। और मेरे दोस्त ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस त्रिज्या के रेडियस के योगफल का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपका ये हो गया है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मैं अच्छे से डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सारी चीजें दी हुई है। केंद्र के बीच की दूरी दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस त्रिज्या का अंतर, तो 8 और 4 का अंतर 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आप यहां देख सकते हैं केंद्र के बीच की दूरी 24, 24 का स्क्वायर 576 है, त्रिज्या का योगफल 8 4 12, 12 का स्क्वायर 144। अब आप यहां देखिए ये आपका 560 हो जाएगा। और यहां पर मेरे दोस्त हमें रेशियो मांगा है, अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये मेरे दोस्त 3 और ये देख लीजिए आप 432। क्या हो सकता है यहां पर, क्या कर सकते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि 35 एकम 35 और 35 छके यानी कि 16 गुने 35, ये हो जाएगा 4 रूट ये हो जाएगा 4 रूट 35। और मेरे दोस्त यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हो 12, तो 12 तिया 36, ध्यान से देखना 12 तिया 36 और 12 छके 72, यानी ये हो जाएगा 6 और रूट 12, ठीक है। हालांकि 6 रूट 12 से अच्छा है कि आप कर सकते हो 12 रूट 3, यानी 144 गुना 3 है, मतलब 12 रूट 3 हो जाएगा। अब थोड़ा मेरे दोस्त हमसे रेशियो नहीं मांगा है, हमसे क्या मांगा है, योगफल, हमसे मांगा है योगफल। तो आप अगर योगफल निकालने जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में से 4 कॉमन लोगे, तो यहां आपका 35 आएगा और यहां पर मेरे दोस्त 3 रूट 3 आएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हिंदी में लिखो सर, ठीक है मेरे दोस्त, हम हिंदी में लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, 3 रूट 3 और रूट 35। ये ऐसा कहीं और भी है क्या, और कहीं नहीं है, ठीक है। यहां पर 4 रूट 3 आ गया इसलिए गलत हो गया, केवल रूट 35 चाहिए इसलिए गलत हो गया। और यहां देखिए ये तो दोनों ही सही हो गया, यानी हमारा ये भी सेम ही है और ये भी सेम ही है। संजोग से देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर सेम कर दिया गया है, सी को भी और डी को भी। लेकिन आप जानते हो ए हमारा आंसर नहीं जाएगा। कहोगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात किया है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये आएगा पहले। अगर ऑर्डर का ध्यान रखोगे तो इसको आंसर लगाओगे, इसको आंसर सही होते हुए भी नहीं लगाओगे, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त। इस केस में आप देखोगे इसी तरह से रहेगा। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा रहा, क्योंकि आपने देखा टीआरई में ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ता है, तो पहले डायरेक्ट बोला है तो पहले डायरेक्ट होगा तब ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। पहले अनुस्पर्श होगा फिर अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श होगा। आपको मैं एक बात बताऊं, आप कहोगे क्या सर, ये दोनों चीज तो आपने देख लिया। आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल यहां से कभी भी धमक सकता है मेरे दोस्त। जैसे 2 सर्कल है और दोनों सर्कल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, और ऐसी स्थिति में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। 2018 रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में भी ये सवाल आ गया है, ठीक है। और मेरे दोस्त वहां पर आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया था, कब, जब 2 सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से स्पर्श कर रही थी। आज 2 सर्कल स्पर्श कर रही है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मान लीजिए P है, Q है, PQ की लंबाई मांगा है, इसका रेडियस आपका R1 दिया था, इसका रेडियस आपका R2 दिया था। आज
आपको मैं एक बात बताऊं क्या, कि जब दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे या दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। क्या कुछ पॉइंट को? दोनों सर्कल का रेडियस और टेंजेंशियल पॉइंट ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। दोनों सर्कल का सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां भी आप देख लीजिए, दोनों का सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होगा। यानी यहां से यहां देखेंगे ये मेरा R1 होगा, ये मेरा R2 हो जाएगा, और इस प्रकार पूरा का पूरा ये डिस्टेंस आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए आपको? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा। ठीक है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो मेरे दोस्त PQ बराबर क्या होगा? अंडर रूट वही चीज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर यानी R1 माइनस R2 का स्क्वायर। आप मेरे दोस्त यहां पर देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab होता है। 4ab, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर कटेगा, ये हमारा PQ हो गया। आप बोथ साइड स्क्वायर कर लो, ये आपका PQ स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट हटेगा तो 4R1 R2 रहेगा। यही वो रिजल्ट है जो मेरे दोस्त आपसे RRB 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको हमेशा से चीजों को ध्यान रखना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे दोस्त मैं हमेशा कहता हूं कि आप में से जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जीवन में आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनका मेरे दोस्त सिलेक्शन किसी कारणवश रुक गया है, मेरे साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सामने आपका एग्जामिनेशन है और कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ खड़े हैं। हो गया? चलो अब इस पर आओ और इसको समझते हैं कि क्या है। 12,000 रुपए की अंकित कीमत वाली शर्ट पर 15% की छूट दी जाती है, लेकिन उस शर्ट को नगद मूल्य पर बेचने के बाद 918 रुपए में बेचा जाता है, तो नगद छूट कितने का होगा? अब सबसे पहले यहां देखो दोस्त, 1200 रुपये MRP वाली एक चीज है और इस MRP पर पहले से फिक्स है कि 15% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। अब 15% का मान कैसे निकालेंगे? 10%, एक अंक पहले दशमलव डालो, 120 हो जाएगा। 5% 60 हो जाएगा, यानी 15% 180 है ना। 10% 120, तो 5% 60 यानी 15 हो जाएगा 180। अब 180 छोड़िएगा, इसका मतलब यह है कि 1020 रुपए में आप बेचने को तैयार हैं। लेकिन क्या हुआ ना, आप देखिए माहौल नहीं बदल रहा है, मतलब खरीदने वालों की कमी हो गई है, माहौल बदल नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ग्राहक इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर एक और लुभावना डिस्काउंट देंगे, है ना, और कहेंगे चलो एक और डिस्काउंट हम आपको देते हैं। कितने का डिस्काउंट दिए नहीं पता, लेकिन आप फाइनली 918 में आप फाइनल बेच दिए। तो आप ही सोचिए 1020 का चीज अगर आप 918 में बेच दिए हैं तो कितने का डिस्काउंट आपने दिया? 102 का। किस पर? 1020 पर और इनटू 100। तो मेरे दोस्त यहां पर 10% का डिस्काउंट नजर आया, यानी आपने जो नगद डिस्काउंट दिया था वो आपका 10% का था। ठीक है भाई लोग, चलो ये हमारा क्लास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 10 पे आ जाओ और 10 को देखो क्या है। एक स्मार्टफोन है मित्र, एक स्मार्टफोन का बिक्री कीमत 9600 रुपए है। अगर उस पर दी गई छूट 20% हो तो स्मार्टफोन की बिक्री मूल्य क्या होगा अगर उस पर दी गई छूट 25% थी? अब सोच लीजिए मेरे दोस्त कि क्या है ये सवाल, दिमाग लगाइए। कह रहे द सेलिंग प्राइस ऑफ स्मार्टफोन इज 9600 इफ डिस्काउंट ऑन इट इज 20%। यानी जब आप डिस्काउंट 20% का दे रहे हैं तो एसपी जो है वो 9600 है, लेकिन अगर डिस्काउंट 25% का देंगे तो एसपी कितने का होगा?
तो घबराने की क्या बात है, जरा देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। 20% डिस्काउंट देने का मतलब है 80% में बेचना। जब हम 80% में बेच रहे हैं तो बिक रहा है 9600 में। अब हमसे कहा अगर डिस्काउंट देंगे 25% की, यानी बेचना चाहते हैं 75% में, तो ये फाइनली कितना में बिकेगा। तो आइए देख लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे दोस्त 12 अठे 96। अब 12 गुने 75, 12 पंचे 60, 84 और 6 90, यानी फाइनली आपको 9000 दिख रहा है। आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सब लोग आंसर लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए और देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, समझने की कोशिश कीजिए। दो संकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र O हैं, दोनों के क्षेत्रफल 616 और 154 सेमी स्क्वायर हैं। बड़े वृत्त के बिंदु A से छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींची जाती है जो कि छोटे वृत्त को B पर स्पर्श करती है और बड़े वृत्त को C पर प्रतिच्छेद करती है। तो AC की लंबाई क्या होगा। अब आप यहां देखिए, आपके पास दो संकेंद्रीय वृत्त है मेरे दोस्त, ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्कल, एक ही सर्कल पर दो वृत्त। कहा गया कि बड़े वृत्त से एक ऐसी रेखा खींची गई जो मेरे दोस्त छोटे वृत्त को B पर स्पर्श कर रही है और बड़े वृत्त को C पर काट रही है। और कहां से खींचा गया है, A से खींचा गया है। तो हमसे यही पूछा कि इस AC की लंबाई क्या होगा। अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या ये मेरे दोस्त क्या है, ये है छोटे वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। और ये दोस्त मेरे क्या है, ये आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब ना तो अभी छोटे वृत्त की त्रिज्या आप जानते हैं, ना बड़े वृत्त की त्रिज्या जानते हैं, तो भला कैसे इस टेंजेंट का मान निकलेगा। एक उपाय है मेरे दोस्त, क्या आपको एक छोटी सी बात याद रखना है। रेडियस 7, परिधि 44 और एरिया 154। जिस वृत्त की एरिया 154 होगा उसकी त्रिज्या 7 होगी। अब संजोग से एगो वृत्त की त्रिज्या 154 है तो हो गया, उसकी त्रिज्या 7 हो गया। एक दूसरा वृत्त है जिसका 616 दिया हुआ है एरिया, तो आप देख सकते हैं कि एरिया कितना गुना है, तो मित्र मेरे 4 गुना है। और हमेशा याद रखा कीजिए कि अगर रेडियस हमारा k गुना हो रहा है तो परिधि भी k ही गुना होगा, लेकिन एरिया k स्क्वायर गुना होता है। तो ये एक्चुअल में k स्क्वायर का मान है, तो k का मान क्या हो जाएगा, 2। तो लीजिए k का मान आपका 2 निकल गया, तो 7 दूनी 14, यानी मेरे दोस्त इसकी त्रिज्या हो गई 14, ठीक है। अब आप ट्रिपलेट यूज कर लीजिए। अब ट्रिपलेट तो है नहीं, तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे, जैसे 7 और 14 है ना, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब इतना तो समझ लीजिए, ये 2 है ये 1 है, तो क्या होगा, आधार कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हो जाएगा 4 माइनस 1 √3 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो देखो इसका यहाँ पर 7 गुना है, तो ये भी मेरे दोस्त 7 गुना हो जाएगा, यानी आपका 7 √3 हो जाएगा। अब ये 7 √3, तो ये भी आपका 7 √3 हो जाएगा। पूरा का पूरा AC क्या होगा, 7 और 7 आपका 14 √3 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 14 √3, ठीक है। हल्का हल्का जहां टेक्निकल लग सकता है, जहां पे थोड़ा ब्रेन लगाया जा सकता है, आप भी लगाने की कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त। ये था हमारा 11 नंबर सवाल। आइए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्या है, ये मेरे दोस्त लिखता है कि साइन ऑफ एंगल a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ऑफ एंगल a प्लस बी बराबर 1/2। तो बताइए सर इसका मान क्या होगा। अब आप देख सकते हो ये कॉस ऑफ एंगल a प्लस बी, अगर मेरे दोस्त ये 1/2 दिया है, कॉस में कितने डिग्री का मान है, 60, यानी आप कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान हो जाएगा 60। अब आपको ये भी पता है कि साइन ऑफ एंगल a माइनस बी बराबर दिया है 1/2, ये साइन में 30 डिग्री का मान है, तो साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 है, तो मित्र मेरे a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो a का मान 45 आएगा और b का मान 15 आ जाएगा, ठीक है। अब
ए का मान 45, बी का मान 15। ये आपके लिए थोड़ा सा HW है, आप इसको बैठा के सॉल्व करना। फाइनली बाकी हम इस पर कुछ लिख देते हैं। क्या लिख देना है? जैसे cos 15 है, जैसे आपका sin 15 है, जैसे आपका tan 15 है। तो tan 15 क्या होता है? 2 माइनस रूट 3 होता है। sin 15 क्या होता है? रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2 हो जाता है। ठीक है, अब यहां देखो, ये मेरे दोस्त रूट 3 और प्लस 1, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा? इसको भी रटना नहीं है मेरे दोस्त। अगर लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आप काम कर लो। ये 45 15 का मामला है ना, तो मैं कहूंगा इस सब चीज हटाओ, इस सब चीज हटाओ। क्या सब चीज हटा दो? एक छोटा सा बात याद रखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 15 है, ये 90 है, ये 75 है, तो ध्यान रखना 15 के सामने रूट 3 माइनस 1, 75 के सामने रूट 3 प्लस 1 और 90 के सामने हो जाएगा 2 रूट 2। अब यहां से अगर हमको cos 15 देखना होगा तो cos 15 आधार बटे कर्ण हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2 हो जाएगा। अगर मुझे sin 15 देखना होगा, लंब बटे कर्ण यानी रूट 3, ध्यान दो, sin 15 अगर हमें देखना होगा तो रूट 3 माइनस 1 यानी लंब और बटे कर्ण, ये हो जाएगा 2 रूट 2। अगर आपको tan 15 देखना होगा तो tan 15 होगा लंब बटे आधार यानी रूट 3 माइनस 1 और बाय रूट 3 प्लस 1, रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज यहाँ अवेलेबल है, थोड़ा सा ऑपरेशन आप खुद से करना और खुद से करके ऑपरेशन बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है। बड़ा ही नॉर्मल कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन किए कोई उपाय नहीं आ रहा होगा। 9th की तैयारी करने के लिए अब क्लास लेने से हो पाएगा सर? हाँ बिल्कुल हो पाएगा, महाभारत बैच अवेलेबल है, आप उसे अपना काम चला सकते हैं और आपका बिल्कुल परफेक्ट काम हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना मेरे दोस्त। ये क्या है? x माइनस 1/x बराबर 2 है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा? तनिक सोच के देखो मेरे दोस्त। x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 का वैल्यू क्या होगा? आप जानते हैं डायरेक्ट इसको निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको ब्रेक करके मेरे दोस्त काम करना। क्या? इसको x³ का होल स्क्वायर और 1/x³ का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है भाई, तो x³ का होल स्क्वायर कर लो, ये भी पावर 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये क्या होगा? तो a प्लस b और इनटू a और माइनस b। ठीक है दोस्त, आइए अब इस पर हम लोग काम करें थोड़ा, कैसे निकलेगा ये सब मान। तो इसके लिए एक मान तो आपको समझना होगा कि x माइनस 1/x बराबर हमारा 2 दिया है, आपको तुरंत x प्लस 1/x निकालना होगा। अब देखो यहां पर 2 पॉइंट आपको याद रहेगा तो काम करेगा। एक कि जब x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, फिर ध्यान देना मेरे दोस्त, जब x माइनस 1/x का मान अगर a दिया है और x प्लस 1/x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये 2 मान आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे आज x माइनस 1/x का मान 2 है, x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी इसके मान का स्क्वायर और प्लस में 4, 4 4 8, जिसे आप कह सकते हो 2 रूट 2। ठीक है मेरे भाई, चलो थैंक यू। एक और बात आपको बताऊं, x प्लस 1/x का मान अगर a है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है? ये a³ माइनस 3a होता है। जब x माइनस 1/x बराबर a है तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है? ये इसका a³ और प्लस 3a होता है। ये छोटी छोटी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आज हम अगर x³ माइनस 1/x³ निकालने चले जाएंगे तो ये हमारा a³ प्लस 3a हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर अगर x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में जो दिया है उसका क्यूब और माइनस 3a। तो देखिए 8 और 2 रूट 2 16 रूट 2 ये हो जाएगा,
6√2 हो जाएगा, यानी मेरे दोस्त 10√2 हो जाएगा। तो आपने दोनों चीज निकाल लिया, x³ + 1/x³ ये आपका 10√2 हो गया, x³ - 1/x³ ये आपका 14 हो गया, यानी 140√2 हो जाएगा, 140√2 हो जाएगा। किस किस सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं? प्लेटफॉर्म के अंदर सारे सब्जेक्ट की तैयारी होती है, जिसमें मेरा योगदान मैथ्स से है, और मैं मैथ्स हिंदुस्तान के तमाम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूं, जहां से वनडे एग्जामिनेशन के लिए जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। यानी आप कह सकते हो ग्रुप डी से लेकर, है ना, कांस्टेबल हो गया, चाहे बिहार एसएससी है, इसी तरह से जेएसएससी, आई मीन किसी स्टेट का एसएससी हो, सेंट्रल का एसएससी हो, सीडीएस हो, आप इन तमाम एग्जामिनेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो, रेलवे हो, हर एग्जामिनेशन के लिए। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? 35 लगातार सम संख्याओं का औसत अगर 44 है तो बताइए सर सबसे छोटी संख्या क्या होगा? जानते हो दोस्त, नंबर ऑफ टर्म है ऑड, लेकिन संख्या कैसी है? लगातार सम संख्या। अब लगातार, यहां ध्यान दीजिए, कंजिक्यूटिव ऑड हो चाहे कंजिक्यूटिव इवन हो, आप जानते हैं x, x + 2, x + 4, यानी 2 बढ़ता जाएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त x, x - 2, x - 4 मत, या फिर जोड़ते जाएंगे तो यहाँ भी आपको x + 2, x + 4 ये आपको दिखेगा। लगातार ऑड और लगातार इवन में 2 का अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जानते हो दोस्त, आज इवन नंबर की बात किया है, ऑड हो या इवन, हर पदों के बीच का अंतर एक समान होता है। ऑड हो या इवन, हर पदों के बीच का अंतर एक समान। आपने एवरेज में पढ़ा होगा, जब हर पदों के बीच का अंतर एक समान हो तो एवरेज मिडिल में होता है, और खास तौर पे तब जब पदों की संख्या ऑड हो जाए, वैसी स्थिति में आधा इधर बांट दो तो बीच वाली टर्म ही हमारी एवरेज होती है। जैसे आज 35 टर्म है ना, तो आप 17 टर्म इधर बांट दीजिए, और मेरे दोस्त 17 टर्म आप इधर बांट दीजिए। ठीक है, 17 17 34 हो जाएगा ना? आप कहोगे हाँ सर, तो बीच में एक टर्म बचेगा। शुरू से 17 अंतिम से 17 बांट दिए तो बीच में आपका एक टर्म बचेगा, और ये टर्म आपका एवरेज है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये 17 हो गया ना, तो 17 के जस्ट बाद ई मेरे दोस्त हमारा 18वां पद होगा, यानी इस सीरीज का 18वां पद ही हमारा एवरेज है। और देखो वो एवरेज है क्या, तो मेरे दोस्त ये हमारे पास 44 है। अब ये प्रोसेस मैंने सही किया या गलत, वो देखो अभी पता चल जाएगा। जब सीरीज का ही कोई पद एवरेज है, तब तो एवरेज की क्वालिटी और सीरीज के टर्म की क्वालिटी सेम होगा। तो देखो आपके सीरीज के टर्म की क्वालिटी इवन है, तो एवरेज भी देखो इवन है। क्यों हुआ इवन? क्योंकि सीरीज का ही एक टर्म हमारा एवरेज हो गया। हमें चाहिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपका पहली संख्या सबसे छोटी संख्या होगा। तो मेरे दोस्त आप जानते हो कौन सा नंबर? 18 नंबर। 18वीं संख्या जानते हैं, पहली संख्या पर आना है तो 17 कदम पीछे आना पड़ेगा। तो 18वीं संख्या हो गया 44, 17 कदम पीछे आएंगे। तो चूंकि ये इवन नंबर की सीरीज है, हर कदम का वैल्यू 2 होगा। जब हम 17 कदम पीछे आएंगे तो 34 पीछे आएंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास रिकॉर्डेड रहेगा? हाँ मेरे दोस्त रहेगा, जरूर रिकॉर्डेड रहेगा। क्लास को हम वो वाला काम नहीं करते हैं, है ना, आपको परेशान करने वाला काम नहीं करते हैं। आप आराम से काम कीजिए, आपको कल भी देखना है कल देख सकते हैं, परसों देखना है परसों दे सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आइए अब बात इसकी करें, ये क्या है दोस्त देखिए, अगर कभी भी मेरे दोस्त यहां देखना, कॉस इनवर्स अगर ये 3/5 दिया हुआ है और आपको साइन इनवर्स का मान निकालना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या यहां पर नहीं है। आप बस एक काम कर सकते हो, क्या आप मेरे दोस्त ये कर सकते हो कि अगर कॉस इनवर्स 3/5 है तो कॉस में आप जानते हो ये बेस है और ये मेरे दोस्त हमारा हाइपोटेन्यूज है।
है ना, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर निकालो कितना होगा 4। और साइन इनवर्स, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा आपका 4 और कर्ण रहेगा आपका 5। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर कॉस इनवर्स हमारा 3/5 है तो साइन इनवर्स 4/5 हो जाएगा। यानी आप यहां पर देख रहे हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स जो 3/5 था वो साइन इनवर्स हो जाएगा 4/5 प्लस ये कॉस इनटू ये कॉस ऑफ क्या टेन इनवर्स 5 बटे, इंटू नहीं पढ़ना है, टेन इनवर्स 5/12 था। टेन क्या है जी, लंब और बटे आधार है। अगर यहां से हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो 13 नजर आएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि कॉस है ना, तो अंदर में भी अगर हम कॉस इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण, यानी कि आपका 12/13। ठीक है, अब ध्यान दो, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन एक तरह से समझो कैंसिल आउट, लेकिन कैंसिल आउट करना नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स का मतलब 1/sin, साइन से साइन गया। आप समझिए ऐसे, लेकिन कहीं ऐसे कीजिएगा मत, इसलिए कहते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये मेरे मित्र थीटा हो जाता है। तो यहां से आपका 65, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएंगे 60, यानी आपका हो जाएगा 112 और बटे में 65, 112 और बटे 65। क्लास लेने की प्रोसेस बताइए। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड जैसे ही करिएगा होम पेज खुलेगा, वहां पर बीपीएससी टीआरई, रेलवे, एसएससी, है ना, बिहार एग्जाम, रेलवे एग्जाम, हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मेट बना हुआ है। आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप काम कीजिएगा। ठीक है, डेली 50 क्वेश्चन। हाँ मेरे दोस्त, आज 50 क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आप जानते हो आज रिजल्ट का चूंकि कल रात 2 बजे से हम लोग रात में 2 बजे सोए थे और सुबह में 4 बजे रिजल्ट दे दिया, यानी केवल 2 घंटा का सोया हुआ है, बस आपको डिसकंटिन्यूटी ना हो जाए इसलिए हमने अभी क्लास को लाइव किया है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं दोस्त। x² + y² - 6x + 8y + c = 0। रेडियस अगर 6 है तो c का मान क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए x² + y² + 2gx + 2fy और +c = 0। ये है एक सर्कल का जनरल इक्वेशन। ये जिस सर्कल का जनरल इक्वेशन है उस सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g और -f। उस सर्कल का मेरे दोस्त रेडियस क्या होता है, √g² + f² - c। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। रेडियस देकर c मांग रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ना, आपका जो इक्वेशन है x² y² माइनस में 6x और +8y और प्लस मेरे दोस्त c = 0। आप कंपेयर कर सकते हो। 2g बराबर कितना है, x का गुणांक 2g, x का गुणांक -6, तो g का मान हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, अब यहां देखिए f का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट 2f, यहाँ y का कोफिशिएंट है 8, तब तो मेरे दोस्त f बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा और c अपने जगह पर c ही है। अब आज अगर आपसे कोई कहेगा कि सर बताइए सेंटर क्या होगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो g है -3 और ऊपर से यहाँ है माइनस, तो -3 लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मेरे दोस्त ये 4 f का मान 4 है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको तो c का मान चाहिए तो ये वाली कंसेप्ट लेके आइए, r बराबर √g² + f² और -c। अब इसको देखिए क्या किया जा सकता है। r का मान देख मेरे दोस्त, रेडियस कितना है आपका 6, तो 6 हो गया। अब रूट के अंदर g², g आपके पास -3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। f आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -c। अब क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, इधर 36 हो जाएगा, ये 25 और -c इस पार आएगा, 36 जाके घटेगा -11, यानी c का मान हो गया -11। c का मान -11 हो जाएगा। सर टीआरई 3.0 वाला कुरुक्षेत्र बैच रेगुलर रखिए दोस्त मेरे। अब क्या बताऊं,
अब इसको आपको समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें, ये जो चीज हमने यहाँ पे लिखा है ये आपको समझाने के लिए है, बाकी कैलकुलेशन तो इतना ही दूर में हो गया। अगर आप में से कुछ लोग को यही समझ में नहीं आएगा तो कैलकुलेशन तो ऐसे ही नहीं कर पाएंगे। तो समझने के लिए हमें लिखे हैं संजीव शर्मा, ठीक है। बाकी शॉर्टकट में बताना होता तो सीधे हम वहां से जीएफ निकालते, रेडियस पर बैठाते, उड़ा देते, लेकिन समझने के लिए इतना चीज लिखे हैं। आपको एग्जामिनेशन में थोड़े इतना चीज लिखना है। आपके दिमाग में अगर मान लीजिए बसा हुआ है, यहाँ देखिए आपके दिमाग में बसा हुआ है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy, तो 2gx तो सीधे यहाँ से 2g बराबर -6 हो गया, तो g का मान आपका -3 हो गया। यहाँ से आप 2f बराबर आपका 8 हो गया, तो f का मान आपका 4 हो गया। अब क्या ही दिक्कत है, रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर रेडियस, रेडियस 6 दिया हुआ है, तुरंत कैलकुलेट करिएगा, सी का मान -11, इतना वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं भी बोर्ड पर इतना दूर में बना दूंगा तो कितने लोग को समझ में आएगा, ये समस्या हो जाता है। सभी लोग को मेरे दोस्त काम करना होता है, ठीक है ना, सभी को समझाना है। अब इसको देखते हैं दोस्त, ये अपना क्या है, 500 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से डिविजिबल है। अब देखिए ना, हमसे कह रहा है कि बिटवीन 500 एंड 700 कितने नंबर हैं जो 11 से डिविजिबल है। जब दोनों के बीच लेना है तो ना इसे कंसीडर कर सकते हैं ना इसे कंसीडर कर सकते हैं, हमें इसके बीच रहना होगा। यानी हमें 501 से लेकर कहां तक जाना है, 699 तक। 501 से हमें 699 तक जाना है, ठीक है मेरे भाई, चलो धन्यवाद। तो ये 501 से 699 तक जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें कॉलम बनाना होगा। कॉलम कैसा, 1 से लेकर 699 तक आपको काउंट करना होगा, और उसमें से आप 1 से लेकर के 500 तक को घटा दीजिए। 1 से 699 तक गिन लीजिए, और उसमें से 1 से लेके 500 तक घटा दीजिए, क्योंकि आपको तो 501 से चाहिए, इसलिए मेरे दोस्त 500 तक घटा देंगे, ठीक है। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि जब 1 से लेकर कहीं तक की बात की जाएगी, ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो लास्ट नंबर होता है वो लास्ट नंबर को हम लोग उठाते हैं और उसमें उससे भाग देते हैं जिससे डिविजिबल चाहिए। 11 से डिविजिबल चाहिए, 11 से भाग दीजिए। इधर भी आप लास्ट नंबर को उठाइए, 11 से डिविजिबल चाहिए, 11 से भाग दीजिए। 11 6 66 बचेगा, 3 11 33, और यहाँ 11 चौको 44 बचेगा, 6 11 5 55। तो मेरे दोस्त आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है, सिर्फ जितनी बार में लगेगा भागफल लिखना है। तो 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 18 हो जाएगा। तो बनाने के तरीके हैं, आपको तरीके पता है तो आप आराम से कर पाओगे, तरीके नहीं पता है तो थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, ठीक है दोस्त। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब इसको देखो, ये क्या है, निर्देशांक अक्षों के साथ 2x - 4y - 7 बराबर 0 के द्वारा निर्मित त्रिभुज का एरिया क्या होगा। मेरे दोस्त जब कभी भी एक समीकरण दे दे और कह दे कि एक्सिस, एक समीकरण का मतलब एक रेखा और 2 गो एक्सिस से एक त्रिभुज बना के एरिया बताइए, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमेशा सिंपल सा काम करना, ऐसे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2, ठीक है, यहां देखना 1/2 इंटू एक्स इंटरसेप्ट और इंटू वाई इंटरसेप्ट, बस इतना ही बात आपको ध्यान रखना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इसको इंटरसेप्ट निकालना चाहोगे 4y बराबर 7, आप x को 0 कर दो, x 0 हो जाएगा ना, तो y अपने आप निकल जाएगा -7/4। जब आप y को 0 करोगे तो देखो x क्या निकलेगा, 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2, यानी आप यहां से कह सकते हो कि 1/2 x इंटरसेप्ट हमारा मेरे दोस्त -7/4 है। -7/4 थोड़ा समझने की प्रयास करना है, हाँ ठीक है। और ये हमारा 7 कितना मेरे दोस्त 2 है, यानी हो जाएगा 49 और बटे 16। एरिया को निगेटिव नहीं लेना है, इसलिए 49/16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। याद रखना, एरिया नेगेटिव नहीं लेना है।
ठीक है। बाकी मेरे दोस्त आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम आप बना सकते हो। ये माइनस में आ रहा लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि अगर इसको हम फॉर्मूले से बनाएंगे तो 1/2 mod of x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2, तो वहां पर मॉड लगाएंगे ना मेरे दोस्त, इसलिए मॉड के कारण क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और एरिया तो हम नेगेटिव ले नहीं सकते हैं, ये बात पता ही है। ध्यान दो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है तो वृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए आपके पास मेरे दोस्त एक वृत्त है और आप देख पा रहे हैं कि वृत्त के अंदर मैक्सिमम साइज का वर्ग बनाना है। वृत्त एक सिमेट्रिक फिगर और स्क्वायर भी सिमेट्रिक है, आई मीन दोनों का एक ही सेंटर होगा, और जब दोनों का एक ही सेंटर होगा तो ध्यान से मेरे दोस्त देखो, ये इधर रेडियस है और मित्र मेरे इधर भी रेडियस होगा। रेडियस 4 दिया हुआ है, यानी 4 4 8। 8 जो है इस सर्कल के लिए भले ही डायमीटर है लेकिन वर्ग के लिए मेरे दोस्त विकर्ण है, विकर्ण भी 8 ही है। अगर हमें इस वर्ग का एरिया लेना होगा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है, या मेरे दोस्त आप इसे ये भी कह सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, आप ये भी बोल सकते हैं। तब तो 8 का स्क्वायर 64, 64/2 कितना होगा, 32, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 32 हो सकता है। हाँ, अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं तो एनटीपीसी के का जो लेवल है वो एएलपी के लेवल से ज्यादा है, ठीक है। तो एनटीपीसी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले 25 तारीख के बाद, आप जानते हो 25 तारीख के बाद जो हमारी सीरीज चलेगी मेरे दोस्त, जो सीजीएल मेंस के लिए सीरीज चलेगी, उस सीजीएल मेंस वाले सीरीज से आपका टीआरई, एनटीपीसी, तमाम एग्जामिनेशन, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे बिहार सरकार टीआरई का, बिहार एसएससी का, सब मेरे दोस्त एक ही मॉक टेस्ट से हो जाएगा, जो मैं सीजीएल मेंस 2024 के लिए चलाऊंगा आने वाले 26 तारीख से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू काम करते रहिए, और मेरे दोस्त काम ऐसा करना है कि एक ही काम से कई परिणाम हो जाए, ठीक है। आओ ध्यान दो, P एक समांतर चतुर्भुज ABCD के BC का ऐसा मध्य बिंदु है कि BAP बराबर DAP। यदि AD का मान 10 सेमी है तो CD का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन चीज है मेरे दोस्त। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम समझते हो ना, अपने पास एक पैरेललोग्राम है, यानी एक समांतर चतुर्भुज है A, B, C और D। हमसे ये कहा गया P BC का मध्य बिंदु है। BC का, ये देखिए BC का मिड पॉइंट ये मेरे दोस्त हमारे पास P है, ठीक है। इस प्रकार की BAP बराबर DAP, देखिए ना, BAP एकदम ध्यान से, BAP बराबर DAP, BAP DAP, यानी ये वाली जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। BAP बराबर DAP। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मेरे दोस्त मुझे ही बताओ, तब तो इसको अल्फा कहेंगे तो भी अल्फा होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। आप कहोगे हाँ जी। और मेरे दोस्त एक बात बताओ कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का साइड पैरेलल होता है। हाँ जी। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो मेरे दोस्त वहां पर अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी ये अल्फा है तो हमारा ये भी अल्फा हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। आप कहोगे हाँ जी सर। तब तो मेरे दोस्त जरा इस त्रिभुज में देखो, दो एंगल बराबर है ना, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होगा तो उसके सामने का साइड बराबर होगा, यानी इसके सामने का ये वाली साइड और इसके सामने का ये वाली साइड बिल्कुल बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। आओ, अब आपको AD का मान 10 मालूम है। अगर आपको AD पूरा 10 मालूम है तो
पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का साइड बराबर होता है तो ये भी 10 होगा। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये हमारा 5 5 हो जाएगा। साथ ही साथ ये इसके बराबर है तो ये हमारा 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। और ये अगर 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, आमने सामने की भुजा। तो CD का मान हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आज की सेवा पर हम सेवा को यहीं पर रोकेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो रात गुजरा है केवल 2 ही घंटा सोया हूँ, क्योंकि भाई लोग इतना ज़्यादा परेशान था, रिजल्ट को लोड करने में इतना विलम्ब बीपीएससी ने कर दिया कि थोड़ा सा हम लोग भी सही से सो नहीं पाए और पूरा एकदम आँख उख ब्रेन उरेन दर्द कर रहा है। ठीक है, पेन हो रही है। तो यहीं पर क्लास को रोकते हैं, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस मेरा है। कहोगे क्या? आपके साथ प्रॉमिस क्या है? यानी नेक्स्ट क्लास से लेकर के और मेरे दोस्त 24 नवंबर तक हम आपको 50 मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे, 50 क्वेश्चन। और उसके बाद 30 मिक्स क्वेश्चन, जो कि आपका फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। 30 मिक्स क्वेश्चन जो फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, 30 आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन 25 नवंबर से है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये सीरीज आपका 50 क्वेश्चन का चलेगा। और मैं एक और बात बताता हूं, जिन भाई को भी, जो भी भाई जुड़े हुए हैं, आपका मेंसुरेशन 3D, उसके बाद अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा, और मेरे दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 टॉपिक हैं जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में 3 दिन में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार। यहीं पर विदा आपसे लेते हैं। मिलेंगे हम फिर 9 बजे से। रोजाना 9 बजे आप जरूर पधारिए नवीन कुमार सिंह चैनल पर। आपकी सेवा में मैं अमरजीत कुमार तत्पर था, तत्पर हूं और तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। गुड नाइट।